जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग डेली बेस पर भारतीय भूगोल को देख रहे थे। भारतीय भूगोल में हम लोग भारत का परिचय देख लिए। इसके बाद हम लोग देख लिए पर्वत पठार झरना वगैरह देख लिए, पर्वत पठार देख लिए, है ना। आज हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख हिमनद ग्लेशियर, है ना। ग्लेशियर के बारे में हम लोग आज देखेंगे कौन कौन सा हिमनद हुआ करते हैं, बारे वर्ष देखेंगे। पिछले क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक भी किए होंगे, शेयर भी किए होंगे। और इस क्लास को अच्छा आपको लगता है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। ताकि टीचर को मोटिवेशन मिलता रहता है, लाइक आता है तो। क्लास आप लोग देखते हैं तो लाइक किया कीजिए, है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख हिमनद, है ना। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या चला रहे हैं, भूगोल का सीरीज चला रहे हैं। आज भूगोल का सीरीज क्या है, सीरीज नंबर 3 है ना। पिछले आपको प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा, सीरीज नंबर 1 और सीरीज 2 पढ़ा होगा। आज हम लोग सीरीज 3 की बात करेंगे। चलिए सीरीज 3 में हम लोग देखते हैं हिमनद के बारे में, क्या हुआ करता है हिमनद। चलिए ये आपका भारत है। भारत के हिमनद के बारे में देखेंगे भारत के प्रमुख हिमनद। भारत के प्रमुख हिमनद जैसे लिखा गया है कि ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय के में स्थित प्रमुख हिमनद के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको सियाचिन का हिमनद, हिस्पार का हिमनद, बियाफो का हिमनद, बाल्टोरो का हिमनद, चोंगोलुंगमा का हिमनद, ट्रांग दुम और ससाइनी हिंगम, ससाइनिक हिमनद, ये सब आपको हिमनद भारत में है। देखते हैं कने कने कौन से हिमनद है। चलिए देख लेते हैं। जैसे ऊपर लिखा गया है कि यहाँ पर आपको लद्दाख वाला क्षेत्र में पड़ता है, क्या चीज़ क्या लिखल है कि हिस्पार का सब फिगर्स दिखाया गया है आपके पास। आज भी क्या करेंगे, ब्लैंक मैप लेंगे, मैप में सब दर्शाएंगे, है ना, कौन सा हिमनद क्या है। हिमनद कहने का मतलब ग्लेशियर, ठीक है। जहाँ से बर्फ़ निकलते, बर्फ़ वैसा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ बर्फ़ होते हैं और बाद में वही बर्फ़ पानी बदलते हैं, उसको हिमनद बोलते हैं, है ना। जैसे सियाचिन के बारे में आप जानते हैं, ड्रांग डूम के बारे में जानते हैं। ये सब जितना हम लोग यहाँ पर शुरू में लिखल देखे हम, सब के सब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया गया है, भारत में दर्शाया गया है। साउथ में आपको एक भी हिमनद के बारे में नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा आपको लद्दाख और उत्तराखंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये उत्तराखंड है, ये क्या है, लद्दाख जम्मू कश्मीर क्षेत्र है ना। बस यही हिमनद है। आइए थोड़ा सा एक है जम्मू है, जम्मू कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, इसके बारे में आप देख लेंगे। और उत्तराखंड में ही संतोपंथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। ये सब आपको बारी बारी से देखने के लिए। पिंडारी है आपको, है कफनी है, सब उत्तराखंड में है ना। मिलाम है, सब उत्तराखंड में। आइए कुछ नीचे फैक्ट देखते लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे। लिखा है कि पेज इतना दिखाया गया है कि पेज इतना में के अनुसार ध्रुवों के, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऐसे इसका पेज के अनुसार बात कर रहा है कि ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेंड चेको ग्लेशियर जो पमीर के क्षेत्र में स्थित है। दूसरा सबसे बारे में बात करते हैं तो सियाचिन हुआ करता है। प्रथम क्या है, प्रथम है आपको पामीर के पठार में पड़ते हैं, वो है कौन सा ग्लेशियर है, तो फेड चेको ग्लेशियर प्रथम है। जबकि दूसरा के बारे में बात करेंगे तो सियाचिन हुआ करता है। आइए अगले स्लाइड पे आते हैं। अगले स्लाइड को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ा उत्तराखंड के पहले हम हिमनद के बारे में देख लेते हैं। इधर हम लोग क्या देखे, इधर तो हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा कन्या है। आपको उत्तराखंड में दिख रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र में दिख रहा है। आइए हम लोग पहले उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड में हिमनद कौन कौन है, जैसे आपको लिखा गया है, क्या देख लीजिए। ये देखिए चोरावाड़ी हिमनद देखा, एक है मिमाल हिमनद और गंगोत्री हिमनद। इसका अवस्थिति कहाँ है चोरावाड़ी का, देखिए तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में रुद्रप्रयाग जिला में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिला में स्थित है, कौन है, उत्तराखंड के केदार मंदिर के उत्तर दिशा में रुद्रप्रयाग जिला में स्थित पड़ता है, कौन है, चोरावाड़ी। वही मिलाम हिमनद के बारे में बात करेंगे तो ये अवस्थित कहाँ है, तो कुमाऊं परिक्षेत्र में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है, तो पिथौरागढ़ जिला में पड़ता है।
पिथौरागढ़, ये पूरा का पूरा उत्तराखंड में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। वही यहाँ पर लिखा गया है कि गंगोत्री, गंगोत्री कहाँ है, तो गढ़वाल हिमालय उत्तरकाशी जिला में स्थित है। कहाँ है, गढ़वाल हिमालय उत्तरकाशी जिला में स्थित है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या लिखा गया है, पढ़ लेते हैं कि उत्तर भारत के मैदान के दक्षिण में भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार विस्तृत है। अब देखते हैं कौन कौन विस्तृत है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि प्रायद्वीपीय, भारत के चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन पूर्व हुआ था, है ना। आगे देखिए क्या लिखा गया है, इसका निर्माण, प्रायद्वीपीय का निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो निर्माण कैसे हुआ, तो गोंडवाना लैंड के टूटने एवं और अपवादों के कारण हुए थे। गोंडवाना लैंड के टूटने और अपवादों के कारण हुए हैं। आकृति बारे में बात करते हैं, मेज की आकृति के समान स्थल हुआ करता है। कैसा है, मेज की आकृति के समान। मेज तो आप देखे हैं कैसा होता है। वही हम बात कर रहे हैं कि संबंधित सेल के बारे में बात करेंगे। तो क्रिस्टलीय आग्नेय सेल है और रूपांतरित सेल, दोनों से क्या है, तो आपका प्रायद्वीपीय का निर्माण हुआ है ना। प्रायद्वीपीय, भारत प्रायद्वीपीय का निर्माण हुआ है। वही नीचे बात करते लिखा गया है, दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार के भाग, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि है, इसके बाद दक्कन का पठार, सब लाइन से बताया गया है। केंद्रीय उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, इसके बारे में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना। आइए नीचे देखते हैं क्या लिखा है कि केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि जैसे लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। जैसे केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में देखेंगे, सबके अलग अलग लाइन बांट कर दिखाया गया है, पॉइंट बना बना कर दिखाया गया है। तो बारी बार से पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार आपको देखने को मिलता है। वैसा ही यहाँ पर विंध्य श्रेणी के क्षेत्र में सतपुड़ा श्रेणी, तो अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ श्रेणी, मेवाड़ पठार और क्या मालवा का पठार, इस क्षेत्र में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो केंद्रीय उच्च भूमि, है ना। आइए अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं, क्या है, चलिए अब बारी बारी से हम लोग जितना इसमें लिखा गया है आपको, इस सब के बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। जो इसमें लिखा गया है इसमें सबको बारी बारी से क्या हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं पहला चीज़ क्या लिखा गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लिखा है कि अरावली श्रेणी लिखा गया है। अरावली श्रेणी के ऊपर डिटेल के बारे में देख लेते हैं। एक जगह अरावली श्रेणी, पहले पॉइंट लिखा गया है कि विस्तार क्षेत्र, तो अरावली श्रेणी कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, सवाल पूछता है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इतना क्षेत्र में क्या आई है, इसका विस्तार है अरावली पर्वत का। और अरावली श्रेणी जो है, इसका मैप उठा कर देखेंगे कि गुजरात कन है, राजस्थान कन है, हरियाणा किधर है और दिल्ली किधर है ना। वही इसका निर्माण बात करते हैं कि कौन सा काल में हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। इसका अरावली पर्वत की विशेषता देखते हैं, अरावली श्रेणी का देखते हैं। पूरे पहाड़ियों का एक रेंज है, उसी को अरावली श्रेणी बोलते हैं। जिसका विशेषता देखते हैं क्या है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। आपसे पूछता है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है, तो अरावली, ठीक है। और न्यूनतम बोलेगा, नया बोलेगा तो नया आपको हिमालय, है ना। क्या लिखा गया है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली श्रेणी। वही पॉइंट कहते नीचे कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली, ठीक है। इसका चोटी के देखे थे, स्रोत चोटी, तो गुरु शिखर, अरावली का स्रोत चोटी के नाम क्या है, तो गुरु शिखर, जो कहाँ पड़ते हैं, राजस्थान क्षेत्र में। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग राजस्थान यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यही क्षेत्र में पड़ता है गुरु शिखर। अब सवाल आता है अरावली श्रेणी का स्रोत चोटी है गुरु शिखर। अरावली श्रेणी का स्रोत चोटी क्या है, तो गुरु शिखर है। इसका कितना मीटर है बहादुर लोग, तो 1772 है, सॉरी 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर। वही नोट में लिखा गया है, पॉइंट बना के क्या लिखा गया है
कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण ही है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मतलब मुड़ेदार पर्वत का ही उदाहरण है। आइए अगला कोई और देख लेते हैं। चलिए दक्कन का पठार देख लेते हैं। दक्कन का पठार क्या लिखा है? दक्कन का पठार दक्कनाकरण पठार। क्या है? दक्कनाकरण पठार लिखा गया है। क्या लिखा है? दक्कनाकरण पठार। तो थोड़ा सा नहीं चिन्हा रहा होगा तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दक्कनाकरण पठार जैसे इसका क्या है विस्तार देखते हैं मुख्यतः तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र क्षेत्र में इसका विस्तार है। आगे देखिए क्या इसका है। चलिए इधर से देख लेते हैं। तो मालवा का पठार, मालवा का पठार को देख लेते हैं। तो मालवा का पठार जैसे ये सब दिया गया है ना, सब एक की अरावली जो था सब एक जगह दे दिया गया है कि इसका निर्माण कब हुआ, कौन सा काल का है, इसका स्रोत चोटी क्या है। इसको यही चलते हम बोलते हैं कि पॉइंट कॉपी पर लिखेंगे ताकि लिखने से आपको एक जगह मिल जाएगा, है ना। आइए क्या लिखा गया है। अवस्थिति के बारे में बात करते हैं, मालवा पठार के बारे में। मालवा के पठार के बारे में तो अवस्थिति अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, कहाँ है? विंध्य श्रृंखलाओं का मध्य है। आ गया अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में पड़ता है। एक तरफ से अरावली एक तरफ से विंध्य, उसके बीच में क्या है? मालवा का पठार है ना। मालवा का पठार है। आगे देख लीजिए क्या लिखल है। आगे देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है क्या कि मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों का नाम है। अधिकतर भागों का नाम है कहाँ? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार का अधिकतर भागों का नाम है। इसका लंबाई बात कर लेते हैं तो लगभग 530 किलोमीटर। 500 कितना है? तो 530 किलोमीटर है ना। वही चौड़ाई बात कर लेते हैं तो लगभग आपको 390 किलोमीटर चौड़ी है। चौड़ाई कितना है? 390 किलोमीटर चौड़ाई है ना। आप देख लीजिए इसका सीमा देख लेते हैं। सीमा का निर्धारण मतलब कि मालवा का पठार है, किसका किसका सीमा का निर्धारण करता है तो उत्तर सीमा, दक्षिण सीमा, पूर्व सीमा। तो उत्तर सीमा में अरावली द्वारा इसका होता है। वही दक्षिण में बात करते हैं तो विंध्य श्रेणी का इसका वो होता है, विंध्य श्रेणी द्वारा सीमा निर्धारण होता है। वही पूर्व सीमा में बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार द्वारा इसका सीमा निर्धारण होता है ना। इधर बगल में देखते हैं तो बगल में क्या लिखा गया है कि छोटा नागपुर। छोटा नागपुर तो थोड़ा छोटे कर लेते हैं। चलिए छोटा नागपुर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा छोटा नागपुर के। नहीं दिख रहा तो चलिए बड़ा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए दिख गया, दिख गया। क्या लिखा है छोटा नागपुर में? छोटा नागपुर ऐसे ही आप नोट बना के लिखेंगे। छोटा नागपुर का पहले विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या है कि मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि की अवस्थिति, पाटभूमि की अवस्थिति है। दूसरी पॉइंट दामोदर नदी द्वारा अम, अपवाहित होता है। छोटा पठार का जो है ना, छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है। इसका विभाजन के बारे में बात करते हैं तो देखिए फिगर से दिखाया गया है। फिगर ये फिगर ऐसी आप नोट करेंगे ना तो याद करने का मज़ा ही अलग है। तो विभाजन क्या है? तो एक तरफ से आपको रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, बाह का पठार, यानी इतना के विभाजन करता है। ये जो पठार है ना, देखिए लिखा लगा 3 छोटे पठार को क्या करते हैं? विभाजन करता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि छोटा नागपुर का पठार जो है, रांची का पठार, आपको हजारीबाग का पठार, इसका बीच में पड़ता है यानी कि विभाजन करता है उसका सबका। वही नीचे क्या लिखा है? लिखा हुआ नीचे कि विशेष तथ्य तीव्र तीव्र स्कार्पो वाले ढाल यहाँ पाए थे। तीव्र स्कार्पो वाला ढाल पाए थे। इसका अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है ना। छोटा नागपुर क्या कहता है? भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए हम लोग अब आगे हम लोग देखते हैं और कुछ देखते हैं। आइए मालवा का पठार आपको हो गया। अब हम लोग देखते हैं तटीय भाग। तटीय भाग के बारे में देखते हैं कि भारत का तटीय भाग, तटीय भाग के बारे में देखते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तटीय भाग आपको दिख रहा होगा। तटीय भाग में क्या लिखा गया है पहले पढ़ लेते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। चलिए ये बात तो आप जानते हैं, और ना भी जानते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। हम फिगर बना रहे हैं, फिगर सब समझेंगे, फिगर सब समझेंगे। जैसे में यहाँ पर लिखा गया है
जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आपका मान लेते ये भारत है, ये भारत है, तो भारत से 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर से आपको बंगाल की खाड़ी, यानी अरब की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर। ये तो आपको घिरा हुआ है कि नहीं, घिरा हुआ है। हाँ, यही हम बोल रहे थे कि 3 ओर से घिरा हुआ है। दूसरी पॉइंट क्या लिखा गया है, ये तो आपको हो गया। दूसरी पॉइंट लिखा गया है, गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत के तट रेखा की कुल लंबाई, तट रेखा की कुल लंबाई बात करते हैं तो 7516.6। कितना लिखा गया है कि 7516.6 ये आपको देखने के लिए मिलता है ना, 7516.6। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आप देखते हो बार बार से पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले इधर देख लेते हैं हम लोग क्या है, इस क्षेत्र में देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या लिखा गया है कि मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 5442.6 किलोमीटर। वही बगल में बात करते हैं, इतना जो बीच में दिखा रहा ना, यही चुना लिखा गया है। एने से हम बात करेंगे भूमि से लगे, मैंने समूह द्वीप क्षेत्रों से कुल सट्टे लंबाई की बात कर रहा है तो 2094 किलोमीटर। जबकि एने कितना है तो 5412 किलोमीटर, सॉरी 5422 किलोमीटर। इधर लिखा गया है कि सर्वाधिक सर्वाधिक लंबी तटरेखा बात करेंगे तो गुजरात से हुआ करता है। कहाँ से हुआ करता है तो गुजरात से हुआ करता है ना। सर्वाधिक सर्वाधिक तट रेखा के बारे में बात करें तो गुजरात से हुआ करता है। चलिए अब इसके बारे में दिखाते हैं, जो रेखा दिखाया गया यही चीज़ का दर्शाया गया है, यही चीज़ का हम समझाया था। जो घेरा बनाया गया है देख लीजिए, यहाँ से ऊपर रेखा गेल है, यहाँ से इधर गेल है, यहाँ से इधर गेल है, यहाँ से इधर गेल है, सब के बारे में समझ लीजिए। जो ऊपर के बारे में बात करते हैं, द्वीपों सहित तट रेखा की कुल लंबाई बात करते हैं तो कितना है आपको जी, तो 75 से 16 किलोमीटर। वही बात करते हैं, इधर चलते हैं तो तटीय सीमा के बारे में बात करते हैं। तटीय सीमा के बारे में देखिए रहे इतना पर, ठीक है। लेकिन तटीय सीमा में 3 चीज़ होता है, पूर्व में होता है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में होता है अरब सागर, और दक्षिण में होता है हिंद महासागर। समझ में आया ना, तटीय सीमा है। नीचे विस्तार देखते हैं, तो विस्तार देखते हैं हमारा तट का, तो तट की तरफ 6 राज्य और 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। और सबके नीचे लिखा गया, सबको देखेंगे। चलिए इधर देखते हैं, इधर क्या लिखा है, सर्वाधिक छोटी तट रेखा पुदुचेरी राज्य से है। जो राज्य के बारे में बात करेंगे तो गोवा में, ये पुदुचेरी से है, राज्यों में गोवा है, राज्यों में गोवा है, लेकिन ये पूरा केंद्र शासित और सबको लेकर चलते हैं तो पुदुचेरी है, लेकिन राज्य में बात करेंगे तो गोवा है ना। वही बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कितना है, कौन है तो गुजरात है। समझ में आया। आइए हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं, जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया था कि 9 राज्य, कौन कौन सा 9 राज्य है आइए देख लेते हैं। चलिए 9 राज्य के बारे में देख लेते हैं। 9 राज्य दिख रहा होगा आपको, 9 राज्य। एक लिखा गया है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये आपको राज्य है। वही 4 केंद्र शासित के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखा गया है कि दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप एक हो गया, ये एक में जुड़ गया है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने हो गए, 4 हो गए। अब सवाल पूछता है कि जो तटीय रेखा है हमारा जो भारत है उसे कितना राज्य साझा करता है, तो राज्य है 9। अब केंद्र शासित बोलेगा तो कितना, 4। राज्य कौन कौन हो गया से आपको सामने दिख गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है ना। आगे चलते हैं हम लोग, अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देखेंगे, जबकि इन्हें देखेंगे पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। दोनों तरफ बंदरगाह देखेंगे। हमारा ये जो भारत है, इसे ये भारत, अब ये बंदरगाह कौन कौन है, बंदरगाह बोलते हैं कि जहाँ पर जहाज़ें रुकते हैं समुद्र किनारे पर, उसको बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। तो देख लीजिए, पहले हम लोग देख लेते हैं पश्चिम तट पर, फिर करें देखेंगे पूरब तट पर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए पश्चिम तट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो दिख रहा होगा, बोल रहा है प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो पहला आपको मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में पड़ता है, दीनदयाल गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में पड़ता है मोर इसी मोर मोरमू गाँव मोरमू गाँव मोरमू गाँव कहाँ है तो गोवा में है।
वही जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में है। कोचिन बंदरगाह बात करते हैं तो केरल में है। आगे देखते हैं न्यू मंगलोर, ये कर्नाटक में है। ये कौन सा बंदरगाह सब के सब पढ़े हम लोग, तो पश्चिमी तट के बंदरगाह। वही अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह बंदरगाह के बारे में, पूरब साइड बंगाल खाड़ी तरफ, तो देखिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो और श्याम प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। काम कामरा काम अ, कामराजार एवं बी ओ चिदम्बरम चिदम्बरम नार, ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। समझ में आया। तो आपको बंदरगाह हम लोग दोनों को दोनों देख लिए, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। आइए हम लोग भारत का तट अब देखते हैं। भारत का तट, भारत क्या देखते हैं, भारत का तट। चलिए क्या है भारत तट, दिख रहा होगा। भारत का तट देखिए, लिखा गया है कि भारत का तट, लिखा गया है कि भारत के तटीय मैदान का भू भू आकृति आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया। एक विभाजित किया गया गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान के रूप में, एक पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में, पूर्वी तटीय मैदान के रूप में। 3 भागों में बांट दिया गया ना। चलिए 3 भागों में बांट दिया गया, तीनों भाग को बारी बारी से देख लेते हैं। गुजरात और काठियावाड़ के बारे में बोल रहा है, तो लिखा गया है गुजरात एवं दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप तटीय भागों में विस्तृत है। ये जो पूरा विस्तृत जो दिख रहा है ना, कहाँ तक विस्तृत है, क्या लिखा गया है कि गुजरात एवं दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप तटीय भागों में विस्तृत है। वही पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देखते हैं, तो कोंकण तट से लेकर मलाबार तट तक विस्तृत है। कोंकण से मलाबार तक, सॉरी, कोंकण तट से कहाँ, मालाबार तट तक ला। इन्हें देखते हैं पूर्वी में, तो उत्तरी सरकार तट से कोरोमंडल तट तक क्या है, विस्तृत है। कहाँ से, उत्तरी सरकार तट से कोरोमंडल तक क्या है, विस्तृत है ना। आगे आइए, आगे देखते हैं इसके बारे में। लिखा हेडिंग दिया गया है कि पश्चिमी तट के मैदान। पहले पश्चिमी तट के देख लेते हैं, फिर पूर्वी तट के देखेंगे, बारी बारी से हम सबको देखेंगे। तो पश्चिमी तट के मैदान का देख लीजिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है पश्चिमी तट के मैदान कि पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी घाट और अरब अरब सागर के मध्य उत्तर, मतलब कोंकण तट से दक्षिण में जाएंगे तो मलाबार तट दिशा में विस्तृत एक संकीर्ण मैदान है। कैसा संकीर्ण मैदान है, संकीर्ण मैदान है। जैसे अब इसके बारे में देख लीजिए, पश्चिमी तटीय मैदान का विशिष्ट तथ्य देखते हैं। प्रमुख तथ्य, जैसे मलाबार तट के बारे में बात करेंगे तो मंगलूर एवं कन्याकुमारी के बीच में पड़ता है मलाबार तट। किसके बीच में पड़ता है, तो मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच में पड़ता है। मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच में। वही हम लोग कनारा के बारे में बात करते हैं, कनारा तट के बारे में, तो गोवा से बंगलोर के बीच में पड़ते हैं। मंगलोर गोवा से मंगलुरु के बीच में पड़ता है। कहाँ से, गोवा से मंगलुरु के बीच में। वही कोंकण तट के बारे में बात कर लेते हैं, तो दमन से गोवा के बीच में। कहाँ से, दमन से गोवा के बीच में। तो फैक्ट समझ में आया। आइए समझ में आ गया तो पूर्वी देखते हैं। पूर्वी क्या बोलता है, इसे देख लीजिए। पूर्वी तट के मैदान लिखा गया है कि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर, मतलब उत्तरी सरकार तट से दक्षिण दिशा में कोरोमंडल तट में लंबवत विस्तृत समतल क्षेत्र को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। समतल क्षेत्र को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है ना। आइए अगले स्लाइड में आते हैं। तो पूर्वी तट में हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी तट में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पूर्वी तट में देख लीजिए। चलिए इसका यहीं तो स्लाइड था। आइए अगले स्लाइड में आते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा गया है। तो तट देख लेते हैं। तो तट में थोड़ा चिन्हा रहा होगा आपको, बड़ा कर लेते हैं। देखिए लिखा गया, क्या लिखा गया है कि उत्तरी सरकार तट, अब यानी कोरोमंडल तट देख रहे हैं, 2 गो है ना, एक इधर है एक इधर है। तो उत्तरी सरकार तट के देख लीजिए थोड़ा सा। उत्तरी सरकार तट में लिखा गया है कि महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच का मैदान है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट कौन सा मैदान को बोलते हैं, तो महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच का मैदान को बोलते हैं। वही कोरोमंडल के बारे में बात करते हैं, तो फाल्स डिवी बिंदु से कन्याकुमारी के बीच,
फाल्स द्वीप बिंदु से कन्याकुमारी के बीच, मतलब आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कोरोमंडल हुआ करता है। इन्हें क्या लिखा गया है? इन्हें लिखा गया है कि उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा के बारे में बात करते हैं तो आपको 4 डेल्टा मिलता है। क्या लिखा है? उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा, ये आपको दे दिया गया है उत्तर से दक्षिण। जैसे आपको महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा और कृष्णा नदी डेल्टा, ये आपको 4 डेल्टा है ना। अब हम लोग आते हैं आगे क्या? भारत के जलीय भाग। भारत के जलीय भाग के बारे में देख लेते हैं। क्या है भारत का जलीय भाग? लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ लगभग 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 आपको 7516.6 किलोमीटर लंबी विशाल तट रेखा है। विशाल तट रेखा जलीय भाग में, मतलब कि यहाँ से जो आपको शुरू होगा गुजरात से होते होते यहाँ कहाँ तक? बांग्लादेश तक है ना। उसी में हम लोग बात करते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में बात करेंगे। चैनल क्या होता है देख लीजिए। पहली बात बोल रहा है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में जो जोड़ने के काम करता है भाग, उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी मतलब 2 स्थलों को जोड़ने वाला जो ऐसा जल जो 2 स्थलों को जोड़ते हैं उस चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि तमिलनाडु भारत में पड़ते हैं और श्रीलंका के मध्य जोड़ने का काम कौन करता है? तो मन्नार की खाड़ी, चैनल का नाम है मन्नार की खाड़ी। वही कोको द्वीप मतलब म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में बात करेंगे तो कोको चैनल हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? तो कोको चैनल। वही इधर बात करते हैं कि चलिए इधर देख लेते हैं। पहले इधर देख लेते हैं कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य के बारे में बात करेंगे तो दक्कन पैसेज हुआ करता है। क्या हुआ करता है? तो दक्कन पैसेज, समझ में आया? दक्कन पैसेज हुआ करता है। वही नीचे बात करते हैं। नीचे क्या लिखा गया है कि लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य के बारे में बात करेंगे तो 10 डिग्री चैनल। ये आपको सवाल पूछता है कि 2 भूमि जो जोड़ता है, ई भूमि लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है, कितना डिग्री चैनल जोड़ता है ना। इन्हें देख लेते हैं। क्या है? इसे बहुत फेमस पॉइंट है कि 9 डिग्री जो चैनल है बहादुर लोग, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, मतलब दोनों स्थलों को जोड़ने का काम करता है। किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। वही 8 डिग्री चैनल बात करते हैं तो मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ने का काम करता है। मालदीव और मिनिकॉय कहाँ है? भारत वाला क्षेत्र में है ना। और वही ग्रेट चैनल के बारे में बात करेंगे तो सुमात्रा जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है और ग्रेट निकोबार जो भारत का क्षेत्र है, इसके मध्य में स्थित हुआ करता है क्या? ग्रेट चैनल। वही पाक स्ट्रेट या जल डमरू मध्य बोलेंगे तो तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है ना। चलिए आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे इधर लिखा गया है, क्या चीज लिखा गया है कि द्वीप लिखा गया है और अवस्थिति लिखा गया है। जैसे आपसे पूछ देगा कि कौन सा द्वीप कहाँ पर है, जैसे आपको लिखा है कि बेअंत सयोधर जो द्वीप है वो कहाँ पड़ता है? तो कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। और पीरम जो द्वीप है, पीरम द्वीप कहाँ पड़ता है? तो खंभात की खाड़ी में। खंभात गुजरात वाला खाड़ी तरफ है ना, कच्छ खुद समुद्र ही है। द्वारका जो है, द्वारका द्वीप है वो अरब सागर तट पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरब सागर तट पर द्वारका द्वीप। वही दीव के बारे में खाली बात करते हैं। दीव जो द्वीप है वो काठियावाड़ तट पर है। कहाँ है? काठियावाड़ तट पर। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी? इसको आप लिखेंगे अच्छा से, लिखने के बाद याद तेरे कॉपी पर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब देख लेते हैं भारत के जलीय सीमा के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। चलिए पहले एक साइड हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, पहले ये भाग को हम लोग पढ़ लेंगे, इधर का इधर पढ़ लेंगे, है ना। चलिए जलीय सीमा के बारे में देख लेते हैं। क्या लिखा गया? जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा लिखल है, थोड़ा देखेंगे। लिखा गया है कि अंततः स्थल से सागर की ओर निकले भाग को मिलाने वाले सीमा को आधार रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से पढ़ेंगे कि स्थल से सागर की ओर निकले भाग को
मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? आधार रेखा मिलते हैं। रेखा से मतलब मान लीजिए कि निकला हुआ है, इसको मिलाने वाला रेखा को क्या बोलते हैं? आधार रेखा बोलते हैं। आपसे अगला पॉइंट क्या बोलता है? किसी भी क्षेत्र के किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। कहाँ नापी जाती है? आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। वही नीचे पॉइंट क्या बोल रहा है? स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? वही हम लोग पर इधर बात कर लेते इस तरफ। चलिए इधर हो गया ना। चलिए तो इसी में हम लोग अब आगे चलते हैं। इसी में आप देख लेते हैं भारत के जल क्षेत्र के बारे में। भारत के जल क्षेत्र क्या लिखा है कि भारत के जल क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं कि भारत के जल क्षेत्र क्या देखना है। भारत का जल क्षेत्र पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि प्रादेशिक जल क्षेत्र मतलब क्षेत्रीय सागर। प्रादेशिक जल क्षेत्र मतलब सागरीय क्षेत्रीय सागर ठीक है। ये पहली पॉइंट था। इसी में अंदर देखते हैं कि सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार हुआ करता है। मतलब प्रादेशिक जल क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार हुआ करता है। दूसरी पॉइंट क्या है? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है। मतलब कि प्रादेशिक आने का मतलब आपका बड़ा समुद्र है ना, तो यहाँ पर भारत है, इसका एरिया रहता है कहाँ तक इसको जाना है, तो कहाँ तक जा सकते हैं? आधार रेखा कहाँ तक ला है? तो 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र हुआ करता है। ये नहीं कि पूरा समुद्र है तो आप कहीं चल जाएंगे, नहीं, सबका एरिया बांध रहता है कि ये व्यक्ति ये देश यहीं तक रहेगा, है ना। आगे आइए। दूसरी क्या लिखल है कि संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में क्या बताता है? संलग्न क्षेत्र का मैंने समीप स्थल मंडल, समीप अस्त मंडल, समीप अस्त मंडल की मतलब समीप अस्त क्या है देखते हैं। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित क्षेत्र हुआ करता है संलग्न क्षेत्र। वही बात करते हैं कि आप्रवासन कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता, राजकोषीय आधार से संबंधित कानून का लागू करने का काम करता है कौन? तो संलग्न क्षेत्र लागू करने का काम करता है ना। इधर आते हैं हम लोग, इस क्षेत्र में आते हैं। चलिए इस क्षेत्र में देखते हैं तो क्या लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपका पहला तो ये हो गया। दूसरा एने देखते हैं। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला पहला यहाँ इसको ऊपर देख लीजिए। तीसरा देख लीजिए क्या तीसरा लिखा है कि लिखा गया है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है बहादुर लोग? कि यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बात करते हैं, मध्य स्थित है। प्राकृतिक साधनों की खोज, दोहन, संरक्षण, प्रबंधन आदि का अधिकार हुआ करता है। मतलब इतना नॉटिकल दूर जाके आप क्या कर सकते हैं? आप खोज कर सकते हैं, कोई चीज़ को खोज समुद्र के अंदर खोज सकते हैं, है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया था क्या क्या दिखाया गया है। तो आप तीनों के नाम दिया गया है। देखिए नीचे लिखा गया है, थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं। तीनों के नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? देखिए आपका ये मान लीजिए कि यहाँ स्थल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्थल है, ठीक है, यहाँ पर स्थल है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक मतलब कि 12 किलोमीटर नॉटिकल तक के जाएंगे ना, तो प्रादेशिक क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो 12 तक ना जाएंगे तो प्रादेशिक बोलेंगे, लिख लेंगे प्रादेशिक। अब इससे अब यहाँ आगे जाते हैं इतना, तो मतलब कि 24 जाते हैं। 24 इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या संलग्न क्षेत्र? ये आपको 24 तक हो गया। अब 200 तक हम जाएंगे। कितना तकला? 200 तकला, तो उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यही कहने का मतलब इसमें था। समझ में आया अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में? यही इसको बताने का मतलब है ना। यही बताने का मतलब है। दूसरा बोलता है अब उतना दूर तक जाके आप क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक कोई चीज़ हम खोज सकते हैं, खनन कर सकते हैं, है ना। आगे लिखा है कृषि डिपो।
प्रतिष्ठानों एवं संरचनाओं की स्थापना करना, मतलब को उतना दूर तो जाके नया चीज का खोज करना, स्थापना करना, तथा समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रदान की गई अधिकता के बारे में अधिकारिता के बारे में वहाँ तक क्या करना, लागू करना, विचार करना। आइए हम लोग आगे देखते हैं। लिखा गया, ध्यान से समझेंगे कि भारत के समुद्री तटीय राज्य एवं केंद्र शासित तट की लंबाई बात करना है कि कौन सा तट है, कितना लंबा साझा करता है ना। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देख लेंगे क्या लिखा गया है। अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार जो है ना कि समुद्र तट से भारत से कितना दूर साझा करता है, समुद्र तट से तो 1200 कितना, 1962 किलोमीटर। वही गुजरात बात करते हैं तो गुजरात कितना है, तो गुजरात 14 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश, ये सब दिया गया है, कुछ है देख लीजिए, लिखा गया है भारत के समुद्री तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो तट की लंबाई दिया गया है, सब तट की लंबाई मतलब किनारा की लंबाई दिया गया है ना। वही तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश देख लिए ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु देखिए तो 906 पॉइंट कुछ दिया है। महाराष्ट्र देखते हैं 652.6 दिया है। केरल देखते हैं तो 569.7 दिया है। उड़ीसा देखते हैं 476.4 दिया है। कर्नाटक देखते हैं, जितना देख रहे हैं ना सब तटीय क्षेत्र है। कर्नाटक देखते हैं तो 228 दिया है। पश्चिम बंगाल 157.5। वही लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं तो 100 कितना 32। गोवा बात करते हैं तो कितना 101। वही दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के बारे में बात करते हैं तो 42 पॉइंट कितना है, तो आपको 5। पुदुचेरी के बारे में बात करते हैं तो 47.6। ये सब आपको समुद्री तटीय रेखा है। समुद्री तटीय क्या लिखा गया था कि समुद्री तटीय लंबाई है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा गया है ना। और आज की क्लास हम लोग इतने रखेंगे, लेकिन इसको देख लेते हैं पहले क्या है यहाँ पर, क्या दिया गया देख लेते हैं। दिया गया है कि भारत के द्वीप समूह लिखा गया है कि द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है, तो मैंने द्वीप बोलते हैं। गोले गोले समुद्र है, समुद्र भी एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा क्षेत्र है, उसी को बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। जो गोले गोले से क्या चीज़ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है देख लीजिए। भारत के प्रमुख द्वीप तथा द्वीप समूह, एक लिखा गया है द्वीप समूह, अब एक लिखा गया है क्या चीज, अन्य द्वीप, है ना। जैसे इन्हें लिखा गया है, आपको क्या लिखा गया है, पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है ना। और बात करते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ पड़ते, अरब सागर में। और अन्य द्वीप के नाम में दिया गया है श्रीहरिकोटा, पवन द्वीप, न्यू म्यूर द्वीप, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप जिसको व्हील द्वीप भी बोला जाता है, मांजुली द्वीप, ये सब आपको द्वीप हुआ करते हैं। अगले क्लास में चलेंगे तो विशेष द्वीप के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास हम लोग इतने रखते हैं। यहाँ तक क्लास समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, है ना। समझने में कोई परेशानी है यहाँ तक क्लास नहीं, क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करेंगे। चलिए, और अपने अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। और लाइक से क्या होता है ना, कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करिए क्लास अच्छा लगा, क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है, आप इसके बारे में बताएंगे, है ना। जैसे पिछले क्लास में एक स्टूडेंट हमको पास मैसेज किए कि साउंड प्रॉब्लम है, तो साउंड के बारे में समझे। हाँ चलिए, साउंड प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो वैसे आप भी जो भी समस्या है आप कमेंट करके बताएंगे कि ये समस्या है, तो आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।